एक आदमी जागता है और सफ़ेद चादर पर एक लाल धब्बा देखता है। उसकी जेब खाली है, पीठ और पैरों में दर्द है और सिर चकरा रहा है। 80s का दशक है, एक औरत की इज्जत का सवाल है, इसलिए वो बिना कोई तमाशा किए चुपचाप अपने घर लौट आता है। 1 महीने बाद वो औरत उसके दरवाजे पर आ धमकती है। उसका पूरा परिवार गुस्से में आग बबूला होकर उसे कच्चा चबाने के लिए तैयार है। इससे पहले कि लिन पिंगलिन कुछ समझ पाता, साओ सोन का घड़ा जैसा भारी मुक्का उसके चेहरे पर आ गिरता है। लिन पिंगलिन का बैलेंस बिगड़ता है और उसका सिर पत्थर की मेज से जा टकराता है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसी बीच 30 साल बाद एक छोटे शहर के अस्पताल में बूढ़ा लिन पिंगन ऑक्सीजन ट्यूब के सहारे मौत से लड़ रहा है। सौ शावेन कहती है, लिन पिंगन, उस रात तुम्हारे साथ मैं नहीं थी। वो सौ बंगन थी, वो गूंगी लड़की। जब तुम अस्पताल में थे तो बंगन तुमसे मिलने आई थी। वो बहुत देर तक तुम्हें इशारों में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा बच्चा छीनना चाहती हूँ, और तुमने मेरी बात मान ली। तुमने उसे थप्पड़ मारा और हमेशा के लिए चले जाने को कहा। पैसे की कमी के कारण तुम्हारी जुड़वा बेटियां मर गईं और उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी माँ उसे ढूंढने आई, लेकिन मेरे परिवार की दादी ने उसे पहाड़ों के एक सुनसान गांव में भेज दिया, जहां उसे पीट पीट कर मार डाला गया। मैं अब और नाटक नहीं कर सकती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन दो एहसान फरामोश बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में लगा दी। लिन पिंगन सोचता है, साओ बंगन की जुड़वा बेटियां थीं और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। काश मैंने साइन लैंग्वेज सीखी होती। मेरा सिर इतना क्यों फट रहा है? साओ सॉन कहता है, आयलन, अगर तू मरा नहीं है तो अभी के अभी खड़ा हो जा। आज साओ परिवार को जवाब चाहिए। लिन पिंगान सोचता है, साओ सॉन, सो शियोन, ये इतने जवान कैसे लग रहे हैं? क्या मैं मर नहीं गया था? क्या मैं टाइम ट्रैवल करके वापस आ गया हूँ? लिन पिंगान कहता है, सो शियोन, इस नाजायज बच्चे का बाप कौन है जिसे तू मेरे मरने की कोशिश कर रही है? साओ शावेन कहती है, क्या बकवास कर रहा है तू मुकरने की जरूरत कर रहा है? आज मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। उधर साओ सोन दोबारा हमला करने ही वाला है, लेकिन इस बार लिन पिंगन कोई और ही इंसान है। एक ही मुक्के में वो साओ सोन को जमीन पर धूल चटा देता है। इसी बीच लिन पिंगन की माँ वहां आ जाती है। ये सुनकर कि उसके बेटे ने इस परिवार की बेटी के साथ रात बिताई है, वो तुरंत घुटनों के बल बैठ जाती है। माँ कहती है, साओ परिवार की बहू, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। आप अपनी शर्तें बताइए। सौ शालन की माँ कहती है, मेरी बेटी से शादी करना कोई मामूली बात नहीं है, खासकर तुम्हारे परिवार की हालत देखते हुए। 300 युआन की दहेज की रकम, साथ ही 3 घड़ियां और एक रेडियो, बस इतना ही काफी होगा। लिन पिंगन की माँ कहती है, ये बहुत ज्यादा है। दूसरे परिवार सिर्फ 100 युआन देते हैं, आप 300 मांग रही हैं, वो भी घर के सामान के साथ। हमारी इतनी हैसियत नहीं है। साओ शिवन कहती है, पैसे नहीं है और फिर भी मेरी बहन के साथ सोने की हिम्मत की। माँ, पुलिस को बुलाओ, इस पर रेप का केस दर्ज करो। लिन पिंगन कहता है, सोशियाविन, तेरे पास कोई सबूत है कि उस रात मैं तेरे साथ था? सोशियाविन कहती है, बिल्कुल है। चाहे कुछ भी हो जाए, तू उस औरत को कैसे नहीं पहचानेगा जिसके साथ तूने रात बिताई है? लिन पिंगन की माँ कहती है, चुप कर, मैं तुझे अभी अपने साथ ले चलती हूँ। माँ बेटे वहां से जाने लगते हैं। उन्हें ज्यादा देख सोशियाविन पागलों की तरह घबरा जाती है। उसका पेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और अगर उसने जल्दी शादी नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। सौबांगन वहां नहीं आई थी। यकीनन उसे कहीं बंद कर दिया गया होगा। सौबांगन सौ शावेन की चचेरी बहन है। माँ बेटी अकेले रहती हैं और सौ शावेन का परिवार उन पर हमेशा जुल्म करता है। दूसरी तरफ ये सोचकर लिन पिंगान लंबे लंबे कदम भरता हुआ तेजी से साओ परिवार के घर की तरफ भागता है। यह आदमी 80s के दशक में दोबारा पैदा हुआ है। आंखें खोलते ही उसका सामना एक प्रेग्नेंट औरत से हुआ जो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहती थी, वो भी 300 युआन के भारी दहेज और घरेलू सामान की शर्त के साथ। अगर वो मना करता तो पुलिस में रिपोर्ट करके उसे जेल भिजवा देती। पिछले जन्म में लिन पिंगिन ने बिना कुछ समझे सब मान लिया था, क्योंकि उस रात उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और उसे उस लड़की का चेहरा तक याद नहीं था। इसलिए उसने साशावेन से शादी कर ली। लेकिन 60 साल की उम्र में एक भयानक एक्सीडेंट के बाद अस्पताल के बिस्तर पर साशावेन ने उसे सारा सच बता दिया। उस रात जिस लड़की के साथ उसने रात बिताई थी, वो असल में सौ बांगन थी, सौ शावेन की गूंगी चचेरी बहन। और सौ शावेन के पेट में पल रहा बच्चा किसी और का था। सौ बांगन ने उसे जुड़वा बेटियां दी थीं, लेकिन बिना किसी पहचान और भयानक गरीबी के कारण सच जानने के बाद उसने बच्चियों के साथ नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। लिन पिंगन ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे जिस बेटे को उसने पाला, उसी ने उसकी ऑक्सीजन ट्यूब निकाल दी थी। लेकिन दोबारा आंखें खोलने पर वो उसी दिन में वापस आ गया है जब सौ शावेन शादी का दबाव डालने आई थी। लिन पिंगन कसम खाता है कि इस बार वो सौ बंगन की रक्षा करेगा। सौ शावेन की साजिश का पर्दाफाश करने के बाद लिन पिंगन सीधे अपनी मां के साथ सौ परिवार के घर पहुंचता है।
उसका दिल कह रहा है कि बांगन और उसकी माँ खतरे में है। माँ बेटे अभी आंगन में घुसे ही हैं कि उसकी चचेरी बहन लिंग जिंगू और बूढ़ा साओ दौड़ते हुए बाहर आते हैं। बूढ़ा साओ कहता है, लिन पिंगन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाओयुन तुम्हें लेने तुम्हारे घर नहीं गई थी? लिन पिंगन कहता है, शाओयुन मुझे लेने क्यों जाएगी? लिन पिंगन पूरे आंगन पर नजर दौड़ाता है। मिट्टी के 4 बड़े कमरे। पूरब वाले कमरे पर ताला लगा है। पश्चिम में एक सुअर बाड़ा और मुर्गियों का दरबा है। लिन पिंगन सीधे पूरब वाले कमरे की तरफ बढ़ता है। लिन पिंगन कहता है, पिछली बार जब मैं शादी की बात करने आया था तो मैं कुछ भूल गया था। मुझे उसे खोजना है। बूढ़ा साओ अपनी लाठी जमीन पर पटकता हुआ उसका रास्ता रोकता है। बूढ़ा साओ कहता है, 1 महीने पुरानी बात। तुझे लगता है वो अब भी वहीं होगा, या फिर तू चोरी करने आया है? मेरे लकड़हारे के कमरे में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है? अचानक ताले वाले कमरे के अंदर से एक भारी आवाज आती है। लिन पिंगन बूढ़े साओ को धक्का देकर दरवाजे के पास पहुंचता है। लिन पिंगन कहता है, अंदर कोई है? लिंग जिंगू कहता है, तमाशा करना बंद कर, अंदर कोई नहीं है। लिन पिंगन अपनी चचेरी बहन को नजरअंदाज करता है। वह पास पड़ी एक कुदाल उठाता है और ताले पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। लिंग जिंगू उसे रोकने के लिए बीच में आ जाता है। लिंग जिंगू कहता है, पहले तुझे मुझे पार करना होगा। लिन पिंगन कहता है, लिंग जिंगू, तू अच्छी तरह जानता है कि मैं कैसा इंसान हूं। सिर्फ इसलिए कि तू मेरा चचेरा भाई है, मैं तुझ पर हाथ नहीं उठा रहा हूं। रास्ते से हट जा। बूढ़ा साओ कहता है, जिंगू, इसे करने दे। अगर इसने हिम्मत की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लिन पिंगन को किसी की परवाह नहीं है। वह कुदाल उठाता है और पूरी ताकत से दे मारता है। लिंग जिंगू चीखता है और झटके से पीछे हट जाता है। एक जोरदार आवाज के साथ ताला टूट कर गिर जाता है। लिन पिंगन एक लात मारकर दरवाजा खोल देता है। अंदर का नजारा देखकर खून उसके सिर पर सवार हो जाता है। बंगन की माँ तांग सान आधी मरी हुई हालत में रस्सियों से बंधी पड़ी है। फर्श पर खून के निशान हैं। साओ बंगन जमीन पर बेसुध पड़ी है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, हाथ पैर बंधे हैं और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ है। लिन पिंगन कहता है, बंगन मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। माँ, जल्दी जाओ और बैलगाड़ी लेकर आओ। टैंग सैन को अस्पताल ले जाना होगा, जल्दी। लिन पिंगन की माँ दौड़ती हुई आंगन से बाहर जाती है। लिन पिंगन चाकू उठाकर रस्सियां काट देता है। दूसरी तरफ दादी साओ गुस्से में कदम बढ़ाती हुई लिंग जिंगू के पास पहुंचती है और उस पर बरस पड़ती है। दादी साओ कहती है, किसी काम के नहीं हो तुम, जाओ और जल्दी से गांव के सेक्रेटरी को बुलाकर लाओ। लिंग जिंगू दौड़कर बाहर चला जाता है। दादी साओ दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो जाती है ताकि लिन पिंगन बाहर न जा सके। दादी साओ कहती है, ये साओ परिवार का मामला है, तुझे बीच में बोलने का क्या हक है? लिन पिंगन कहता है, अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो पूरा साओ परिवार जेल की हवा खाएगा। साओ बंगान लिन पिंगन का हाथ पकड़ती है और बार बार सिर हिलाकर मना करती है। लिन पिंगन उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। लिन पिंगन कहता है, चिंता मत कर, मैं तुम दोनों को यहां से ले जाऊंगा। लेकिन दादी साओ झपटकर साओ बंगन के पास पहुंचती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। दादी साओ कहती है, दफा हो जाए यहां से, मनहूस गूंगी। ये देखकर लिन पिंगन के सब्र का बांध टूट जाता है। वो उल्टे हाथ का ऐसा करारा थप्पड़ उस बुढ़िया को मारता है कि वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। ठीक उसी समय लिंग जिंगू, सेक्रेटरी सांग सिसु और कई हट्टे कट्टे आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। दादी साओ जमीन पर हाथ पीट पीट कर रोने और चीखने लगती है। दादी साओ कहती है, सेक्रेटरी साहब जल्दी देखिए, पिंगन ने किसी को मार डाला। सेक्रेटरी सांग सिसु कहता है, यह सब क्या हो रहा है यहाँ? लिन पिंगन कहता है, सेक्रेटरी साहब, जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो ये है, लेकिन साओ परिवार मुझे जबरदस्ती साओ शावेन से शादी करने पर मजबूर कर रहा है। और तो और इन्होंने टांग सान को पीट पीट कर अधमरा कर दिया है। दादी साओ कहती है, झूठ बोल रहा है ये, इसने श्यावन के साथ रात बिताई है और वो इसके बच्चे की मां बनने वाली है। लिन पिंगन कहता है, साओ श्यावन के पेट में पल रहा नाजायज बच्चा मेरा नहीं है। बांगन, उस रात तुम थी ना मेरे साथ? साओ बंगन बड़ी मुश्किल से इशारे करती है, इस डर से कि कोई उसे समझ नहीं पाएगा। वह बार बार सिर हिलाकर हाँ कहती है। लिन पिंगन कहता है, दादी साओ, टैंग सैन के इलाज के लिए 30 युआन निकालो, वरना पुलिस के आने का इंतजार करो। दादी साओ चाहे कितनी भी बड़ी ड्रामेबाज क्यों ना हो, वह सेक्रेटरी सांग सिसु से पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अगर वो ऐसा करती तो उसका बड़ा पोता जेल चला जाता, इसलिए भारी मन से उसने पैसे दे दिए। इसी बीच लिन पिंगन की मां बड़े चाचा की बैलगाड़ी लेकर आ चुकी थी। लिन पिंगन ने टांग सान को उठाकर बैलगाड़ी पर लिटाया। फिर वह साओ बांगन के साथ अस्पताल के लिए निकल पड़ा। धूल भरे कच्चे रास्ते पर बड़ा चाचा पूरी रफ्तार से बैलगाड़ी दौड़ा रखा। जो रास्ता 30 मिनट का था वो 20 मिनट में ही कट गया। इमरजेंसी रूम के बाहर साओ बांगन लगातार रो रही थी। लिन पिंगन की मां उसे सांत्वना देने के लिए उसकी पीठ थपथपा रही थी।
लिन पिंगन की आंखें लाल थीं। लिन पिंगन कहता है, इस जन्म में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई भी तुम पे दोबारा हाथ नहीं उठा पाएगा। तुम और हमारे बच्चे हमेशा खुश रहेंगे। डॉक्टर मरीज को खून चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। वह गूंगी लड़की तुरंत उठी और उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली, लेकिन लिन पिंगन ने उसे रोक दिया। लिन पिंगन कहता है, डॉक्टर साहब, इसका खून मत निकालिए, यह प्रेग्नेंट है। मेरा खून लीजिए, हमारा ब्लड ग्रुप सेम है। वह गूंगी लड़की हैरान रह गई। लिन पिंगन ने उसे तसल्ली भरी नजरों से देखा। सौभाग्यन सोचती है, इसे कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट हूं? डॉक्टर के साथ ब्लड डोनेट करने के बाद लिन पिंगन वापस लौटा। थोड़ी देर बाद उसकी माँ चिंता में डूबी हुई उसके पास आई। माँ कहती है, पिंगन, क्या बांगन के पेट में पल रहा बच्चा सच में तुम्हारा है? लिन पिंगन ने साओ बांगन की आंखों में देखते हुए गंभीरता से सिर हिलाया। लिन पिंगन कहता है, मैंने शादी से पहले ही इसे प्रेग्नेंट कर दिया। तुम चिंता मत करो, घर वापस जाते ही मैं तुमसे शादी करूंगा। लिन पिंगन मौत के मुंह से वापस आया एक इंसान था। अपने पिछले जन्म में बुरे लोगों ने उसे धोखा दिया था और उसने साओ बांगन को खो दिया था, जिसने उसे जुड़वा बेटियां दी थी। और जब किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया था तो वो इसे पूरी तरह जीना चाहता था। इसीलिए उसे पता था कि साओ बांगन प्रेग्नेंट है। साओ बांगन थोड़ी कंफ्यूज थी। उसके चेहरे पर खुशी और दुख दोनों थे। वो मुंह पर हाथ रखकर इशारे करने लगी। लिन पिंगन काफी देर तक उसे देखता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। वह सिर्फ अंदाजा लगा सकता था। लिन पिंगन कहता है, चिंता मत करो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बोल नहीं सकती। हमारी शादी के बाद तुम्हारी माँ हमारे साथ ही रहेगी। मैं उसे साओ परिवार के घर में और तड़पने नहीं दूंगा। साओ बांगन की आंखों से तुरंत आंसू छलक पड़े। वह गूंगी थी और कोई भी आम आदमी उससे शादी नहीं करना चाहता था। और लिन पिंगन तो एक होनहार छात्र था। लिन पिंगन कहता है, रो मत, अब से कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। हमारे बच्चे भरपेट खाएंगे और उन्हें कभी ठंड नहीं लगेगी। वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। सौबंगन ने अपने सपाट पेट को छुआ और बार बार सिर हिलाकर हाँ कहा। लिन पिंगन कहता है, माँ, अब से ये तुम्हारी बहू है। लिन पिंगन की माँ ने हार मानकर सिर हिला दिया। उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसका बेटा एक गूंगी लड़की से शादी कर रहा है, लेकिन गलती तो उसके बेटे ने ही पहले की थी। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी वहां आ गए। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर कहता है, मरीज के सिर पर 10 टांके आए हैं और खून चढ़ाया गया है। अभी के लिए वह खतरे से बाहर है, लेकिन उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। पहले जाकर बिल भर दीजिए, 20 युआन के करीब हुआ है। लिन पिंगन की माँ कहती है, इतना सारा? शुक्र है साओ परिवार ने पहले ही 30 युआन दे दिए थे। लिन पिंगन ने जाकर पूरे 22 युआन का बिल चुका दिया। उसके पास 8 युआन बचे थे। उसने दिमाग में हिसाब लगाया कि आने वाले कुछ दिनों के लिए इतना पैसा काफी होगा। फिर उसने 30 युआन और निकाले और डॉक्टर को दे दिया। लिन पिंगन कहता है, खाने का समय हो गया है, मैं जाकर कुछ खाने को ले आता हूँ। बंगन बहुत कमजोर है, उसे अच्छा खाना खाने की जरूरत है। वह तेजी से बाहर निकला। अस्पताल के बाहर खाने के ठेले लगे थे। उसने 10 मीट बंस, 2 प्लेन नूडल्स के बाउल और 5 शुगर बंस खरीदे। इस सब में उसे सिर्फ 1.5 युआन लगा। उस जमाने में पैसों की बहुत कीमत होती थी। इतनी कम कीमत में इतना सब कुछ आ गया। भविष्य में तो महंगाई आसमान छूने वाली थी। बैलगाड़ी के पास पहुंचकर उसने 4 बंस बूढ़े चाचा को दिए। लिन पिंगन कहता है, चाचा, दोपहर हो गई है, कुछ खा लीजिए। बूढ़ा चाचा उन्हें लेने से मना कर रहा था। वह जानता था कि ये सफेद मीट बंस सस्ते नहीं आते, लेकिन लिन पिंगन ने जिद करके वे बंस उसके हाथों में थमा दिए। बूढ़े आदमी ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उन गर्म बंस को ले लिया। बूढ़ा चाचा सोचता है, यह लड़का सच में बहुत समझदार है, इस बार मैं उससे सफर के पैसे नहीं लूंगा। लिन पिंगन खाना लेकर कमरे में पहुंचा। टैंग सैन अभी भी होश में नहीं आई थी। लिन पिंगन ने नूडल्स और बंस मेज पर रख दिए। लिन पिंगन कहता है, आओ गरम गरम खा लो। उसने साओ बंगन और अपनी माँ को चॉपस्टिक्स पकड़ा दी। नूडल्स देखते ही साओ बंगन की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वह बिना रुके इशारे कर रही थी। हालांकि लिन पिंगन को उसके इशारे समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन वह उनके पीछे का मतलब समझ सकता था। लिन पिंगन कहता है, मेरे पास बहुत पैसे नहीं हैं, लेकिन अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए तुम्हें ताकत की ज़रूरत है। अगर तुम ढंग से नहीं खाओगी तो कैसे काम चलेगा? चलो खा लो बांगैन, खा लो। तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को भी तो खाना चाहिए। बच्चे का नाम सुनते ही साओ बांगैन ने चॉपस्टिक्स उठा ली। साओ बांगन सोचती है, मेरे बच्चे मैं खाऊंगी। मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है। तीनों ने खाना खाया, लेकिन बिस्तर पर पड़ी मरीज को अभी भी होश नहीं आया था। लिन पिंगन की माँ परेशान होने लगी। माँ कहती है, घर पर खाना तो मैं ही बनाती हूँ। अगर मैं वापस नहीं गई तो पता नहीं तुम्हारे पिता जब शिकार से लौटेंगे तो उन्हें कुछ खाने को मिलेगा भी या नहीं। लिन पिंगन अपनी माँ की चिंता समझ रहा था।
उसने बचे हुए 8 युआन साओ बांगन को दे दिए और उसे कुछ अच्छा खाने पीने का सामान खरीदने को कहा। फिर वह दूसरे चाचा की बैलगाड़ी लेकर घर के लिए निकल पड़ा। गांव के एंट्रेंस पर पहुंचकर उसकी माँ ने 20 फैन निकाले। माँ कहती है, दूसरे चाचा, आपकी इस तकलीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये लीजिए। दूसरा चाचा कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे ने मुझे 3 मीट बंस दिए थे, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतने बढ़िया मीट बंस नहीं खाए। दूसरा चाचा अपनी बैलगाड़ी लेकर वापस जाने लगा, लेकिन लिन पिंगन उसके पीछे दौड़ा और 20 फैन उसके हाथ में थमा दिए। लिन पिंगन कहता है, दूसरे चाचा, वो बंस मेरी तरफ से गिफ्ट थे, आपको ये पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। दूसरे चाचा की बहू बहुत खतरनाक थी और बात बात पर तमाशा खड़ी कर देती थी। अगर किसी ने बिना पैसे दिए बैलगाड़ी इस्तेमाल की तो वो हंगामा मचा देती। बूढ़े को पैसे रखते देख माँ बेटे जल्दी से घर की तरफ चल गए। आंगन में घुसते ही दूसरी चाची गुस्से में फनकारती हुई लिन पिंगन की माँ पर झपट पड़ी। दूसरी चाची कहती है, भाभी जरा देखो इस आंगन का क्या हाल कर दिया है। माँ कमरे में बैठी भालू की वजह से रो रही है। पिता को एक जंगली सुअर ने बांह पर काट लिया था और एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए उन्हें तुरंत 30 युआन की जरूरत थी। लेकिन दादाजी ने इस मौके का फायदा उठाकर परिवार का बंटवारा कर दिया और घर, अनाज और सारा पैसा दूसरे और तीसरे चाचा को दे दिया। बड़े बेटे के परिवार को, जिसमें 5 लोग थे, सिर्फ 10 कैटी मक्के का आटा दिया गया। इस नाइंसाफी से भड़ककर बड़ा बेटा दौड़ते हुए नदी में कूदने चला गया। बूढ़ा जांग चिल्लाता है, अरे कोई बचाओ, लिन का दूसरा बेटा नदी में कूद गया है, कोई जल्दी आओ। बूढ़े जांग की चीख सुनकर गांव वाले दौड़कर नदी के किनारे जमा हो गए। कुछ नेक दिल लोग लड़के को बचाने के लिए पानी में छलांग लगाने की तैयारी कर ही रहे थे कि इसी बीच पानी के अंदर लिन पिंगन अपनी सांस रोके नदी के तल पर कुछ ढूंढ रहा था। अचानक शैवाल के बीच कुछ सुनहरा और चमकदार सा दिखाई दिया। लिन पिंगन ने उसे पकड़ा और तुरंत अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही वह किनारे की तरफ तैरने लगा, 2 छोटे हाथों ने उसे कसकर पकड़ लिया और ऊपर की तरफ खींचा। लिन पिंगन ने ऊपर देखा, यह उसका 7 साल का छोटा भाई लिन शाह था। लिन शाह कहता है, भैया मत मरो, प्लीज मत मरो। लिन पिंगन कहता है, शाओ एन शांत हो जा, तेरा बड़ा भाई नहीं मरने वाला, चल घर चलते हैं। गांव वालों की हैरान नजरों के बीच लिन पिंगन अपने भाई को लेकर घर लौट आया। दरवाजे पर पहुंचते ही उनकी दूसरी चाची ने उनका रास्ता रोक लिया। दूसरी चाची कहती है, तुम्हें अच्छे से पता था कि वह पुराना घर रहने लायक नहीं है, तुम्हारा डूब जाना ही अच्छा था। और सुन लो, अगर तुम डूब भी जाते तो परिवार का बंटवारा हो चुका है, तुम यहां दोबारा कदम नहीं रखोगे, 1 महीने के अंदर तुम सब यहां से दफा हो जाओगे। लिन पिंगन ने इस चुगलखोर औरत को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। परिवार के बंटवारे के लिए मजबूर करना इसी का आइडिया था। एक दिन पहले लिन पिंगन की मां वापस आई थी और उसी ने साउजावन के परिवार के ड्रामे का फायदा उठाकर दादाजी पर परिवार को बांटने का दबाव डाला था। दादाजी इस डर से कि उन्हें जंगली सुअर से घायल पिता के इलाज पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तुरंत मान गए थे। अब उनके पिता अस्पताल में थे और इलाज के इंतजार में थे। लिन पिंगन ने अपने भाई को आराम से बैठाया, नदी से मिला, सोना निकाला और बाहर निकल गया। अपने पिछले जन्म में वैंग यरमान नाम का गांव का एक पड़ोसी नदी में तैरने गया था। वह शैवाल में फंस गया था और किस्मत से उसे पानी के अंदर सोने का एक टुकड़ा मिल गया था। लिन पिंगन सोचता है, तो वो सोना सच में वहां था। अपने पिता को बचाने के लिए मैं तुम्हारी इस किस्मत को अपना बना लूंगा। अपने गंभीर रूप से घायल पिता के बारे में सोचकर लिन पिंगन ने अपने कदम तेज कर दिए। वह काउंटी टाउन पहुंचा, एक अंधेरी गली में घुसा और सबसे आखिरी घर का दरवाजा खटखटाया। अपने पिछले जन्म में वह यहाँ कुछ सामान ला चुका था। ये ब्लैक मार्केट का एक गुप्त ठिकाना था। अंदर से आवाज आती है, कौन है, क्या चाहिए तुम्हें? लिन पिंगन कहता है, ब्रदर सांग, मैं सिगोशी गांव से हूं। मेरे परिवार के एक आदमी ने मुझे आपके पास भेजा है। मैं चाहता हूं कि आप एक चीज देखकर उसकी कीमत बताएं। 80s के दशक में छोटे मोटे व्यापार की थोड़ी छूट थी, लेकिन गैर कानूनी कामों पर कड़ी नजर रखी जाती थी। सारे बड़े सौदे गुपचुप तरीके से ही होते थे। दरवाजा खुला और लिन पिंगन तेजी से अंदर घुस गया। ब्रदर सांग कहता है, माल क्या है, दिखाओ मुझे। लिन पिंगन ने अपनी जेब से सोने का वह टुकड़ा निकालकर सामने रख दिया। ब्रदर सांग ने चमकती आंखों से उसे पकड़ा और अपने हाथ में तौल कर देखा। ब्रदर सांग कहता है, कीमत बताने से पहले मुझे माल की अच्छी तरह जांच करनी होगी। लिन पिंगन राजी हो गया। सांग एक दूसरे कमरे में चला गया। पिछले जन्म में उनके लेन देन के दौरान सांग ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। वह भरोसे के लायक था। थोड़ी देर बाद ब्रदर सांग वापस आया। ब्रदर सांग कहता है, यह सोना 280 ग्राम का है। 10 युआन प्रति ग्राम के हिसाब से कुल 2800 युआन होते हैं। तुम्हें ये कैश में चाहिए या वाउचर्स में? लिन पिंगन अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। लिन पिंगन कहता है, ब्रदर सांग, 10 युआन बहुत कम है। बाहर मार्केट में इसका रेट 10 से 12 के बीच चल रहा है।
10 में तो मैं घाटे में रहूंगा। इतनी बड़ी रकम होने के बावजूद लड़के को मोल भाव करते देख ब्रदर सांग समझ गया कि उसका पाला किसी समझदार खिलाड़ी से पड़ा है। ब्रदर सांग कहता है, छोटे भाई, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें अच्छी नॉलेज है। मेरे पास कैश ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कपड़े और अनाज के ज़्यादा वाउचर्स दे सकता हूं, और अगर तुम्हें इंडस्ट्रियल वाउचर्स चाहिए तो मैं वो भी ले लूंगा। लिन पिंगन कहता है, ठीक है, मुझे 2,800 युआन कैश में चाहिए, और साथ ही घरेलू सामान के कुछ इंडस्ट्रियल वाउचर्स भी दे दीजिए। भविष्य में इस सोने की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी, लेकिन अभी सबसे ज़रूरी था अपने पिता का इलाज करवाना, एक नया घर बना और बांगन को वापस लाना। घर के सामान की सख्त ज़रूरत थी। ब्रदर सांग सोचता है, ये लड़का सच में बहुत तेज़ है, आसानी से हार नहीं मानता। उधर गली से बाहर निकलते ही लिन पिंगन अपनी मुस्कान छिपा नहीं पाया। एक प्लास्टिक का थैला लिए वो सप्लाई कोऑपरेटिव में घुसा। वो सबसे पहले आने जाने के लिए एक साइकिल खरीदना चाहता था। अंदर घुसते ही उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। साओ शिवन कहती है, सनबिन, जिंदगी में शादी सिर्फ एक बार होती है, तुम मुझे एक जोड़ी जूते तक नहीं दिला सकते? वह चिड़चिड़े स्वर में, लेकिन एक बेचारी सी शक्ल बनाकर बोल रही थी। लिन पिंगन ने उसके बगल में खड़े आदमी को देखा। पिछले जन्म में भी साओ शावन का यही रवैया था। जब उसे अपनी मनचाही चीज नहीं मिलती थी तो वह ऐसे नाटक करती थी जैसे पूरी दुनिया ने उस पर जुल्म किया हो। साओ शावन कोई अजनबी नहीं थी। पिछले जन्म में वह किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी, और उसी ने लिन पिंगन को शादी के लिए मजबूर किया था, जिसकी वजह से साओ बंगन की दर्दनाक मौत हुई थी। शुक्र है कि दोबारा जन्म लेने के बाद उसने इस नागिन को बेनकाब कर दिया था। लिन पिंगन सोचता है, कल ही तो ये मुझसे शादी करने की जिद कर रही थी, और आज इसने अपना खर्चा उठाने के लिए एक नया बकरा ढूंढ भी लिया। यह आदमी मुझे देखा देखा सा क्यों लग रहा है? क्या यह साओ शावेन का दूर का चचेरा भाई नहीं है? ये दोनों शादी कैसे कर सकते हैं? उधर सनबिन साओ शावेन का हाथ सहलाते हुए उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। सनबिन कहता है, शावेन, तुम्हारे परिवार ने दहेज की बहुत बड़ी रकम मांगी है, और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। इन जूतों की कीमत 5 युआन है। क्या तुम कोई सस्ते वाले जूते नहीं चुन सकती? साओ शावेन कहती है, नहीं, मुझे यही वाले पसंद है। तुम्हें मुझे यही दिलाने होंगे। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लिन पिंगन सोचता है, इनकी बातें सुनकर तो लगता है कि सनबिन को इसकी प्रेगनेंसी के बारे में सब पता है, फिर भी वो इससे शादी करना चाहता है। तो इसका मतलब वो बच्चा इसी का है, और इन्होंने मुझे झूठ बोला कि ये सिर्फ इसका चचेरा भाई है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। लिन पिंगन ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उन लाल सूती जूतों की तरफ इशारा किया जो साओ शावेन को चाहिए थे। लिन पिंगन कहता है, मैडम, मुझे इन जूतों के 3 जोड़े दे दीजिए। साओ शावेन कहती है, लिन पिंगन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम 3 जोड़े मांग रहे हो? तुम्हें पता भी है इनकी कीमत क्या है? 80s के दशक में कैनवास के जूतों की एक जोड़ी की कीमत 5 युआन हुआ करती थी। एक साथ 3 जोड़े मांगना बहुत बड़ी बात थी। 5 युआन का मतलब था 40 कैटी चावल और 5 कैटी पोर्क। इतना खाना जो 5 लोगों के परिवार के लिए काफी दिनों तक चल सकता था। लालची साओ शावेन भी ये देखकर हक्की बक्की रह गई। गांव में सब जानते थे कि लिन पिंगन सबसे गरीब है। तैबंद लगे कपड़े और एक बड़ा सा झोला टांगे, वह ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जो 15 युआन खर्च कर सके। सौ शावेन कहती है, मैडम, इसका परिवार बहुत गरीब है। इसके पास 5 युआन भी नहीं होंगे। 15 तो बहुत दूर की बात है। सेल्सवुमन कहती है, भाई साहब, क्या आप वाकई 15 युआन दे सकते हैं? सेल्सवुमन के शक पर लिन पिंगन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। लिन पिंगन कहता है, हाँ, मुझे 3 जोड़े चाहिए, एक 38 साइज का और 2 37 साइज के। लिन पिंगन सोचता है, बांगन के पैरों का साइज मेरी दूसरी बहन जितना ही होगा, 37 नंबर। ये उसे एकदम फिट आएगा। साओ शावेन पूरे घमंड के साथ कहती है, ऐसे नाटक कर रहा है जैसे सच में इसके पास पैसे हों। पहले पैसे निकाल कर दिखा। तुम इस मैडम का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सनबिन ने लिन पिंगन को सिर से पैर तक देखा। सुनबिन कहता है, मैडम, आपको लगता है कि इसके पहने हुए पूरे कपड़ों की कीमत भी 5 युआन होगी? ये कुछ भी कैसे खरीद सकता है? ये सुनकर सेल्सवुमन ने मुंह बनाया। सेल्सवुमन कहती है, भाई साहब, क्या आप पक्का 15 युआन दे सकते हैं? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कहीं और जाइए। हम सेल्सवुमन यहाँ अपना मजाक उड़वाने के लिए नहीं बैठे हैं। लिन पिंगन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने अपनी जेब से 10 बड़े नोट निकाले। लिन पिंगन कहता है, मैडम, आपको लगता है कि 3 जोड़े जूतों के लिए यह पैसा काफी होगा? सेल्सवुमन कहती है, जी बिल्कुल, मैं अभी आपके लिए पैक कर देती हूँ। साओ शावेन कहती है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? साओ शावेन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिन पिंगन के पास इतने पैसे हो सकते हैं। लिन परिवार के बंटवारे का तमाशा उसके गांव तक भी पहुंच गया था। वह अंदर ही अंदर खुश थी कि लिन पिंगन ने उससे शादी करने से मना कर दिया था।
वरना उसे भी उस खस्ताहाल टूटे फूटे घर में जाकर रहना पड़ता और झूठन खानी पड़ती। लिन पिंगन कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैंने पैसे चुराए हैं? अगर तुम्हारी औकात नहीं है खरीदने की तो दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ। साउथ शेवन कहती है, जब तू इतना ही उछल रहा है तो निकाल अपने पैसे और खरीद कर दिखा। साउथ शेवन गुस्से से इतनी लाल पीली हो रही थी कि मानो उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही हों। पैसों का नाम सुनते ही उसने सनबिन की तरफ देखा और मक्खन लगाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। साउथ शेवन कहती है, सनबिन, तुम्हारे पास शादी के पैसे हैं ना? उन्हें निकालो और मुझे ये जूते दिलाओ। इसे दिखाओ कि मेरा आदमी इससे लाख गुना बेहतर है। लिन पिंगन कहता है, साउथ शेवन, क्या तू ये नहीं कह रही थी कि तेरे पेट में पल रहा बच्चा मेरा है और मुझे हर हाल में तुझसे शादी करनी ही पड़ेगी? और अब तुझे इस बच्चे का असली बाप मिल गया। लिन पिंगन ने यह बात जानबूझकर जोर से कही। दुकान में मौजूद हर कोई मुड़कर साउथ शेवन को देखने लगा और सेल्सवुमन की नजरें उसके पेट पर टिक गईं। साउथ शेवन कहती है, लिन पिंगन, किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ? मैं सनबिन से शादी कर रही हूँ। बकवास करना बंद करो। लिन पिंगन कहता है, बकवास? तो क्या तेरी माँ और तेरा बड़ा भाई कल मेरे घर आकर शादी का दबाव नहीं डाल रहे थे? पूरे गांव ने ये तमाशा देखा है। क्या तू इस बात से मुकर सकती है? सनबिन कहता है, तू लिन पिंगन है? तू अपने आप को समझता क्या है? ये जल्द ही मेरी पत्नी बनने वाली है। तू इसे मुझसे छीनना चाहता है? ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। लिन पिंगन कहता है, मुझे इस बेरंग लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक प्रेग्नेंट औरत जो सिर्फ मुझे धोखा देने के लिए थी। मैं ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। सनबिन, मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तू वापस शहर लौटना चाहता है ना? अगर किसी ने तेरी शिकायत कर दी तो मुझे लगता है तेरा शहर लौटना मुश्किल हो जाएगा। सनबिन कहता है, नहीं, मैं बस स्यायुन के साथ एक छोटी सी शादी करूंगा। जब मैं शहर वापस लौटूंगा और इसे अपने माता पिता से मिलवाऊंगा तब हम एक बड़ी शादी करेंगे। इससे मेरे शहर लौटने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिन पिंगन कहता है, सच में साओ श्यावन, तुझे डर नहीं लगता कि अगर ये शहर लौट गया तो कभी वापस नहीं आएगा और फिर तुझे अपने इस बड़े पेट के साथ इस बच्चे को अकेले ही पालना पड़ेगा? कितनी तरस खाने वाली बात होगी। लिन पिंगन सोचता है, अगर मुझे सही से याद है तो पिछले जन्म में सनबिन का एक बेटा था जो साओ श्यावन के बेटे से 1 साल छोटा था। लोग कहते थे कि जब वह शहर लौटा तो उसके माता पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। बाद में वो औरत मर गई। अगर साओ श्यावन ने इसे वापस जाने दिया तो वह पक्का इसे धोखा देगा। सशावन कहती है, तुम बस जल रहे हो क्योंकि मेरा सनबिन तुमसे बेहतर है। उसके पिता टेक्सटाइल फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं। जब हम वापस जाएंगे तो मैं एक महारानी की तरह रहूंगी और तुम इसी गांव में सड़ते रहना और मक्की की रोटी चबाना। लिन पिंगन कहता है, महारानी, मुझे तो लगता है कि तू ही इस गांव में अकेले बच्चे को पालते हुए सड़ने वाली है। लिन पिंगन सोचता है, मैं इन दोनों कमीनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। पहले इन्हें शादी करने दो, फिर इनकी बारी भी आएगी। अपने पिता और अस्पताल में भर्ती बांगन का ख्याल आते ही लिन पिंगन काम की बात पर लौट आया। लिन पिंगन कहता है, मैडम, मुझे एमएल के 2 डिब्बे, 1 किलो ब्राउन शुगर, व्हाइट रैबिट कैरमल के 2 पैकेट और जॉन यू ब्रांड की एक साइकिल दे दीजिए। सोसियावेन जोर से चिल्लाती है, एक साइकिल? तुम्हारे पास साइकिल का वाउचर है और तुम उसे खरीदने की हिम्मत भी कर रहे हो? लिन पिंगन ने इतना सारा सामान खरीद लिया था जो कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी और एक जॉन यू साइकिल की कीमत तो 160 युआन से भी ज्यादा थी। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन पिंगन ने नोटों की वह मोटी गड्डी निकाली जो ब्रदर सान ने उसे दी थी। उसने उसमें से साइकिल का वाउचर निकाला। लिन पिंगन कहता है, मैडम, क्या आप मुझे साइकिल अभी दे सकती हैं? सेल्सवुमन वाउचर देखकर सन्न रह गई। उसे संभलने में थोड़ा वक्त लगा। सेल्सवुमन कहती है, जी, मैं अभी लाती हूँ। जब लिन पिंगन बाहर निकला तो उसकी नई साइकिल सामान से लदी हुई थी। साओ श्यावन गुस्से से कांपती हुई सुनबिन को घूर रही थी, जो उसके लिए 5 युआन के जूते खरीदने में भी कंजूसी कर रहा था। उसके दिल में कड़वाहट भर गई। उधर लिन पिंगन खुशी खुशी अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि उसकी दूसरी बहन कमरे के दरवाजे के पास रो रही थी। लिन पिंगन कहता है, दूसरी बहन, तुम रो क्यों रही हो? दूसरी बहन अपने आंसू पोंछते हुए रूंधे गले से कहती है, माँ ने पापा के इलाज के पैसे नहीं भरे हैं। पापा की हालत बहुत खराब है। उनके हाथ की चोट गहरी है और एक और ऑपरेशन की जरूरत है। डॉक्टर कह रहा है कि ठीक होने के लिए इंपोर्टेड दवाइयां लानी पड़ेंगी जिनकी कीमत 300 युआन है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? लिन पिंगन कहता है, मेरे पास पैसे हैं, चाहे जितनी भी कीमत हो, बस पापा ठीक होने चाहिए। दूसरी बहन ने खाली नजरों से सिर हिलाया। दूसरी बहन कहती है, पिंगन, तुम्हें मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं है। अगर और कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं उस बेवकूफ लड़के से शादी कर लूंगी। दूसरी चाची ने कहा है कि वो दहेज के 300 युआन और घर का सामान देंगे। लिन पिंगन ने गंभीरता से अपनी त्योरियां चढ़ाई। लिन पिंगन कहता है, दूसरी बहन, अब दोबारा कभी मत कहना कि तुम किसी बेवकूफ से शादी करोगी। तुम्हारे छोटे भाई के पास पैसे हैं, ये सिर्फ 300 युआन की ही तो बात है। लिन पिंगन ने नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली
और अपनी दूसरी बहन के हाथों में थमा दी। लिन पिंगन कहता है, ये लो 400 युआन, पापा के ऑपरेशन के पैसे भर दो और बाकी पैसों से उनके लिए कुछ ताकतवर खाने पीने का सामान ले आना। दूसरी बहन उन पैसों को पकड़े हुए पूरी तरह से हैरान खड़ी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दूसरी बहन कहती है, पिंगन, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? लिन पिंगन की मां ने अंदर से उनकी बातें सुन ली और तुरंत बाहर आ गई। अपनी बेटी के हाथों में इतने सारे पैसे देखकर उसने घबराकर दोनों को एक कोने में खींचा। उसने एहतियात के तौर पे इधर उधर देखा और अपनी आवाज़ धीमी कर ली। माँ कहती है, पिंगन, ये पैसे कहाँ से आए? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? अगर तुम पकड़े गए तो सीधा जेल जाओगे। उन्हें परेशान न करने के लिए लिन पिंगन ने अपनी माँ और बहन के कान में फुसफुसाते हुए बताया कि उसने नदी में मिला सोना बेच दिया है। माँ कहती है, ब्लैक मार्केट वाले तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो तुम जेल जाओगे। छुपकर सोना बेचना गैर कानूनी है। अगर पकड़े गए तो वो तुम्हें अंदर कर देंगे। लिन पिंगन कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, ब्लैक मार्केट वालों को हमसे ज्यादा डर रहता है कि कहीं हम उनकी शिकायत न कर दें। और वैसे भी हमारे हालात देखिए, पापा का हाथ ठीक करना सबसे जरूरी है और ये पैसा एकदम सही वक्त पर काम आ रहा है। जब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा किसी को पता नहीं चलेगा। ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। दूसरी बहन, जाओ जाकर ऑपरेशन के पैसे भर दो और मैं अंदर जाकर पापा को देखता हूँ। माँ कहती है, तुम्हारे पापा को होश आ गया है। लिन पिंगन ने सिर हिलाया और जो सामान लाया था उसे लेना नहीं भूला। उसकी माँ ने जब इतना सारा सामान देखा तो वह फिर से चिंता में पड़ गई। माँ कहती है, तुम्हें यह सब कहाँ से मिला? क्या तुमने ये सब उसी पैसे से खरीदा है? तुम पैसे बचाना क्यों नहीं सीखते? तुम्हारे पिता को पैसों की जरूरत है और तुम्हारी शादी के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। लिन पिंगन कहता है, माँ, पापा घायल हैं, उन्हें अच्छा खाना खाने की जरूरत है और अब तो हमारे पास पैसे भी हैं। कुल मिलाकर 400 युआन है। अगर हम अस्पताल में 300 देते हैं तो 100 युआन बचेंगे। लिन पिंगन के पिता को होश आ गया था। अपनी पत्नी और बेटे को अंदर आते देख उनके पीले पड़े होंठ हिले। पिता कहते हैं, पिंगन, अपनी माँ को समझाओ, मेरा ऑपरेशन मत करवाओ। यह हाथ तो अब जा ही चुका है। इस पर इतने पैसे बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। एक हाथ के सहारे भी मैं जी लूंगा। तुम्हारी शादी तो शायद ना करा पाऊं, लेकिन ठीक होते ही मैं खेतों में काम करना शुरू कर दूंगा। लिन पिंगन कहता है, पापा, आप उन लुगानों के बच्चे को बचाते हुए घायल हुए हैं, तो फिर पैसे वो क्यों नहीं दे रहे? और ऊपर से उन्होंने परिवार का बंटवारा कर दिया और पल्ला झाड़ लिया। मैं घर जाकर उनसे हिसाब मांगूंगा। दादाजी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिए या मरे। लिन पिंगन के पिता, जिनका हाथ लकड़ी की खपचियों में बंधा हुआ था, बोलते हुए उत्तेजित हो गए और बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगे। उनकी माँ उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी। माँ कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम अपनी हालत और खराब करना चाहते हो? चुपचाप बिस्तर पर लेटे रहो। पैसों की चिंता तुम्हारी नहीं है। पिंगन ने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है। दूसरी बेटी पैसे भरने गई है। लिन पिंगन कहता है, माँ सच कह रही है। पापा, पैसों की फिक्र मत कीजिए। जब आप अस्पताल से छुट्टी लेकर आएंगे तो हम नए घर में शिफ्ट होंगे। पिता कहते हैं, पिंगन, मैं अपना एक हाथ खो सकता हूँ, लेकिन तुम किसी भी गलत काम में शामिल नहीं हो सकते। तुम इस परिवार की उम्मीद हो। तुमने इतनी मेहनत से यूनिवर्सिटी में जगह बनाई है। तुम सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकते। लिन पिंगन कहता है, पापा, मेरे बड़े भाई की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं किसी परिवार का घर जमाई नहीं बनाऊं। बस दादी और बड़े चाचा ने कुछ पैसे जमा किए हैं। पिता कहते हैं, उन्हें ऑपरेशन के पैसे वापस कर दो। हम ये नहीं करेंगे। ये पैसा तुम्हारी यूनिवर्सिटी और शादी के लिए है। लिन पिंगम का दिल भारी हो गया। वह सच में सारे पैसे निकालकर उन्हें दिखाना चाहता था, लेकिन आसपास और भी लोग थे। लिन पिंगन कहता है, पापा, अगर आप अपना हाथ ठीक नहीं कराएंगे तो मैं भी यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा और ना ही शादी करूंगा। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, एक बेटे के रूप में मैं कभी चैन से जी नहीं पाऊंगा। लिन पिंगन के पिता, जो अपने बेटे की पढ़ाई को सबसे ऊपर मानते थे, इन बातों के आगे रुक गए। कमरे मौजूद बाकी लोग भी उसे तारीफ की नजरों से देखने लगे। धाइसेन करिया, आई ड्रीम टू बी डेड बॉक्स। एक आदमी कहता है, मेरे दोस्त, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, वो वफादार है। बेहतर होगा कि तुम अपना ऑपरेशन करवा लो, वरना उसे जिंदगी भर इसका पछतावा रहेगा। एक औरत कहती है, सच कहा नौजवान, मैं देख सकती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। अगर सच में तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें उधार दे सकती हूँ। जिस औरत ने बात की वो करीब 40 साल की थी। उसका रंग गोरा था और हाथों में कोई खुरदरापन नहीं था। ये साफ था कि वो शहर से आई है। अगर वो पैसे उधार देने की पेशकश कर रही थी तो जाहिर है कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। लिन पिंगन कहता है, शुक्रिया आंटी, अभी के लिए इसकी जरूरत नहीं है। बिस्तर के सिरहाने से उस औरत के पति ने मुस्कुराते हुए कहा। पति कहता है, बेटे, डरो मत, मेरा नाम फेंग शांगजिन है।
मैं काउंटी गारमेंट फैक्ट्री का डायरेक्टर हूँ। मेरी पत्नी ने सुना है कि तुम्हें परिवार से अलग कर दिया गया है और बिना एक पैसा दिए पुराने घर में धकेल दिया गया है। उसे यह भी पता चला है कि तुम्हें सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला है और तुम इतने आज्ञाकारी हो। मेरी पत्नी सच में तुम्हारी मदद करना चाहती है। लिन पिंगन ने बिस्तर के पास खड़े अधेड़ उम्र के आदमी को त्योरियां चढ़ाकर देखा। लिन पिंगन कहता है, आप काउंटी गारमेंट फैक्ट्री के डायरेक्टर फोंग शांगजिन हैं। फोंग शांगजिन कहता है, बेटे तुम मुझे जानते हो। अगर पैसों की ज़रूरत है तो बस आंटी को बता दो, हमारे पास यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन 300 या 500 युआन कोई बड़ी बात नहीं है। लिन पिंगन कहता है, अंकल फिंग, क्या आपको प्रांतीय राजधानी से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है जहां क्लाइंट ने अपना खुद का फैब्रिक इस्तेमाल करने की शर्त रखी है और आधी रकम पहले ही दे दी है? क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? फंग शानजिन कहता है, मैंने कल ही राजधानी की कंपनी से बातचीत पूरी की है। मैं आज दोपहर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था। बेटे तुम्हें यह सब कैसे पता? लिन पिंगन कहता है, अंकल फोंग, मुझसे यह मत पूछिए कि मुझे कैसे पता। क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? लिन पिंगन की आवाज़ में थोड़ी बेचैनी थी। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। फोंग शांगजिन ने त्योरियां चढ़ाई और असंतोष से लिन पिंगन की तरफ देखा। उसकी पत्नी अपने पति की उलझन भांपकर माहौल को हल्का करने के लिए बीच में बोल पड़ी। आंटी कहती हैं, असल में हमें आज ही साइन करना था, लेकिन क्योंकि मैं गिर गई और मेरे पैर में चोट लग गई तो ये मुझे अस्पताल ले आए। इसलिए हमने फैसला किया कि हम कल साइन करेंगे। लिन पिंगन कहता है, बहुत बढ़िया, अभी साइन नहीं हुआ है। अंकल फेंग, आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। राजधानी की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। आप जो कपड़े बनाएंगे उन्हें खरीदने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होंगे। रिपोर्टों के मुताबिक फेंग लियांगो ने इस ऑर्डर के लिए अपना घर और अपनी कपड़ों की फैक्ट्री गिरवी रख दी थी। लेकिन राजधानी की कंपनी पहले ही दिवालिया होने की कगार पर थी और पैसे चुकाने में असमर्थ थी। उसकी पत्नी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने हर चीज में आग लगा दी। फैक्ट्री दिन रात जलती रही और वह खुद और सारे कपड़े राख के ढेर में बदल गए। फोंग शांगजिन कहता है, यह नामुमकिन है। मेरे छोटे भाई ने इस पार्टनरशिप को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। इतनी डराने वाली बातें मत करो। फैक्ट्री के आधे शेयर उसके पास है। अगर वो कंपनी सच में दिवालिया हो गई तो उसे भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लिन पिंगन को एक और बात याद आई। फोंग लियांगो को कभी अपना घर और फैक्ट्री गिरवी रखने की नौबत नहीं आती अगर उसका छोटा भाई पार्टनरशिप खत्म करके फैक्ट्री के आधे शेयरों की कीमत ना मांगता। कोई और चारा न होने पर उन्होंने घर गिरवी रख दिया था। फोंग लियांगो की मौत के बाद उसके छोटे भाई ने एक नई गारमेंट फैक्ट्री खोली और एक शानदार जिंदगी जी। लिन पिंगन कहता है, अंकल चाहे आप मुझ पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन किसी को भेजकर उस कंपनी की माली हालत का पता करवा लीजिए, तब सब कुछ साफ हो जाएगा, है ना? लिन पिंगन की गंभीरता देखकर फेंग शांगजिन सोच में पड़ गया। आंटी कहती हैं, सुनो, यह नौजवान सही कह रहा है। तुम्हारा छोटा भाई आजकल पार्टनरशिप खत्म करने की बात कर रहा था और अचानक वह ये ऑर्डर लेकर आ गया, किसी को राजधानी भेजकर पता लगाओ। अगर कोई गड़बड़ हुई तो हमारी फैक्ट्री कभी नहीं उठ पाएगी। फैब्रिक की आधी कीमत 15,000 युआन है। ये मेरी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई है। अगर हमने ये गवा दिया तो मैं कभी उबर नहीं पाऊंगी। फोंग शामजीन कहता है, मैं पहले किसी को राजधानी भेजकर पता करवाता हूँ। अगर तुम्हारी बात सच निकली और तुमने हमारी फैक्ट्री को बचा लिया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। लेकिन अगर पता चला कि तुमने मुझे जानबूझकर धोखा दिया है तो मैं तुम्हें कभी पैसे उधार नहीं दूंगा। लिन पिंगन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने उन्हें नेक इरादे से चेतावनी दी थी। वे उस पर विश्वास करें या न करें, ये उनकी समस्या थी। जहां तक उधार के पैसों की बात है, उसे अब उनकी जरूरत नहीं थी। अब उसने गौर किया कि फेंग यांग जून की पत्नी उसे देख रही है। आंटी कहती हैं, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? इस लड़के ने तुम्हें नेक इरादे से आगाह किया है। नौजवान, उसकी बात मत सुनो। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो अपनी आंटी को बताना। लिन पिंगन मुस्कुराया और सिर हिलाकर उनकी बातों को टाल दिया। उसने वे जूते निकाले जो उसने खरीदे थे। लिन पिंगन कहता है, माँ, दूसरी बहन, ये तुम्हारे लिए है, पहन कर देखो। माँ कहती है, पिंगन, ये जूते तो बहुत महंगे हैं। एक जोड़ी की कीमत 5 युआन है। मैंने ऐसे जूते सिर्फ अपनी शादी के दिन पहने थे। इतने महंगे जूते, और तुमने 3 जोड़े खरीद लिए। इन्हें वापस कराओ, मेरे और तुम्हारे पास पहले से ही जूते हैं। लिन पिंगन कहता है, माँ, ये जूते सेल में थे, इन्हें वापस नहीं किया जा सकता। तुम्हारे पुराने जूते फट चुके हैं, अब नए जूते पहनने का वक्त आ गया है। लिन पिंगन की माँ ने अपनी बेटी की आंखों में वह ललक देखी। चूंकि उन्हें वापस करने का कोई तरीका नहीं था तो उसने वे जूते लिए और अपनी बेटी को दे दिए। माँ कहती है, तुम ये दोनों जोड़े रख लो और बदल बदल कर पहनना, इन्हें संभाल कर रखना। दूसरी बहन कहती है, मुझे सिर्फ एक ही जोड़ी चाहिए। पागल, मैं तुम्हें 2 दे रही हूं और तुम ले नहीं रही हो। तुम्हें और क्या चाहिए? लिन पिंगन की माँ ने जबरदस्ती जूते अपनी बेटी के हाथों में थमा दिए, ये देखते हुए कि वे एक दूसरे को जूते पकड़ा रहे थे।
लिन पिंगन परेशान हो गया ये देखकर कि उसकी माँ अभी भी हिचकिचा रही थी। उसने बीच में दखल दिया। लिन पिंगन कहता है, माँ, अगर तुम मेरे वाले जूते दूसरी बहन को दे दोगी तो वो उसे फिट नहीं आएंगे। उसके जूतों का साइज 38 है। दूसरी बहन कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरा साइज तो 37 है। माँ कहती है, लेकिन दूसरी बहन कहती है, माँ, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। ये उसका प्यार जताने का तरीका है। आखिरकार लिन पिंगन की माँ मान गई। लिन पिंगन ने अपनी जेब से ब्राउन शुगर, माल्ट एक्सट्रैक्ट, डिब्बाबंद खाना और जो कुछ भी खरीदा था उसे निकालकर मेज पर रख दिया। लिन पिंगन कहता है, पापा, बड़े भाई, आप घायल हैं, अच्छे से खाइए, बिल्कुल संकोच मत कीजिए। एक बार आप ठीक हो जाएं तो हम सब मिलकर पैसे कमाएंगे। दूसरी बहन ने देखा कि बैग में लाल सूती जूतों की एक और जोड़ी थी। दूसरी बहन कहती है, पिंगन, तुम जरा भी वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हो, अभी से अपनी होने वाली पनी के बारे में सोच रहे हो। जाओ जल्दी से उसे देकर आओ। बंगन गूंगी जरूर है, लेकिन वो एक बहुत अच्छी लड़की है। वो साओ शावन से लाख गुना बेहतर है। लिन पिंगन कहता है, ठीक है, मैं पहले उसे दे आता हूँ, मैं अभी वापस आया। वह पहली मंजिल पर गया और कमरे का दरवाजा धकेला। बंगन की काली और चमकदार आंखें उस पर टिक गईं। बिस्तर पर तांग सैन को होश में देखकर वो उनका हालचाल पूछने आगे बढ़ा। लिन पिंगन कहता है, आंटी, आप अब कैसा महसूस कर रही हैं? तांग सैन कहती है, पिंगन, तुम आ गए। मेरी बेटी से जल्द शादी कर लो। उसकी दादी उसकी शादी किसी बेवकूफ़ से कराना चाहती है। लिन पिंगन कहता है, आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बांगन के साथ अपनी शादी की बात करने ही आया हूँ। मैंने बांगन को जो दुख पहुंचाया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं पूरे धूमधाम से उससे शादी करूंगा। तांग सैन कहती है, मेरी बेटी भले ही बोल नहीं सकती, लेकिन वो कोई बुरी इंसान नहीं है। उसे खेतों में काम करना आता है, सिलाई करनी आती है, वह सब कुछ जानती है। मुझे पता है कि तुम पढ़े लिखे हो। उससे शादी करने से तुम्हारा रुतबा कम होगा। हम दहेज में कुछ नहीं मानते, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। साओ बांगन पास ही रोते हुए इशारे कर रही थी, लेकिन लिन पिंगन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लिन पिंगन कहता है, आंटी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बंगन से शादी करना मेरी खुशकिस्मती है। दहेज 300 युआन होगा और साथ में घर का सामान भी दिया जाएगा। जो दूसरों को मिलता है बंगन को उससे कम कुछ नहीं मिलेगा। टैंग सैन कहती है, क्या 300? हमने इतने बड़े दहेज की मांग नहीं की। और फिर अगर तुम इतना सब दोगे भी तो बांगन उसे अपने साथ नहीं ले जा पाएगी। उसकी दली सब कुछ अपने पास रख लेगी। उसके बाद तुम लोग गुजारा कैसे करोगे? लिन पिंगन कहता है, आंटी, आप चिंता मत कीजिए, वो दहेज मैं आपको दूंगा, साओ परिवार को नहीं। इस दहेज से उनका क्या लेना देना? जब हमारी शादी हो जाएगी तो आप हमारे साथ आकर रहेंगी। आपके पति बहुत पहले गुजर गए, अब से हम आपकी देखभाल करेंगे। तांग सैन कहती है, पिंगन, तुम्हारी नीयत साफ है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार की भी मुश्किलें हैं। बेहतर होगा कि मैं तुम पर बोझ न बनूं। मैं एक अकेली बूढ़ी औरत हूं। मैं कहीं भी रह सकती हूँ जब तक तुम दो खुश हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लिन पिंगन टैंग सैन की चिंताओं को समझ रहा था। लिन पिंगन कहता है, आंटी, हमारे परिवार का दादाजी से बंटवारा हो चुका है। जब हम अपना नया घर बनाएंगे तो वहां बहुत जगह होगी। आप अपनी पसंद का कमरा चुन सकती हैं। आंटी, मेरे पास पैसे हैं, मैं 300 युआन और घर का सामान सब ले आऊंगा। जैसे ही मैं अस्पताल से बाहर आऊंगा मैं उसका हाथ मांगने आऊंगा। टैंग सैन कहती है, तुम्हें इतना सब लाने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा आना ही काफी होगा। अगर तुम इतना सामान लाओगे तो सब कुछ वापस नहीं ले जा पाओगे, बेवकूफ। जाते समय लिन पिंगन ने अपनी जेब से ब्राउन शुगर और डिब्बाबंद खाना निकाला और मेज पर रखना शुरू कर दिया, इस डर से कि कहीं तांग सन उसे ये सब वापस ले जाने के लिए न कह दे। सामान रखते ही वह तेजी से बाहर निकल गया। साओ बांगन उसे अलविदा कहने के लिए दौड़ी। जब उसने दरवाजा खोला तो लिन पिंगन वहीं खड़ा था। उसके हाथ में लाल जूतों की एक जोड़ी थी। लिन पिंगन कहता है, बंगन, ये जूते तुम्हारे लिए हैं, देखो तुम्हें फिट आते हैं या नहीं। साओ बांगन मना करना चाहती थी, लेकिन लिन पिंगन ने कहा कि वे सेल में थे और वापस नहीं हो सकते। शर्माते हुए चेहरे के साथ साओ बांगन ने जूते ले लिए। लिन पिंगन ने अपनी जेब से 10 बड़े नोट निकाले और उसके हाथ में रख दिए। लिन पिंगन कहता है, मैं कल आऊंगा, अपने आप को किसी चीज की कमी मत होने देना। मेरे पास पैसे हैं। साओ बांगन उन्हें लेना नहीं चाहती थी। लिन पिंगन ने उसका हाथ पकड़ लिया। लिन पिंगन कहता है, ये पैसा किसी इमरजेंसी के लिए अपने पास रखो, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। अगर तुम इसे नहीं लोगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। वह घबरा गई और उसने सिर हिलाकर हाँ कर दी। लिन पिंगन सोचता है, मेरी होने वाली पत्नी सच में कितनी प्यारी है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए और बगल वाले कमरे से गुजरते हुए लिन पिंगन संभला और अंदर गया। लिन पिंगन कहता है, माँ, रात होने वाली है। आज रात मैं पापा और बड़े भाई के पास रुकता हूँ, तुम और दूसरी बहन घर जाओ। माँ कहती है, तुम और तुम्हारी दूसरी बहन घर जाओ, मैं रुकूंगी।
तुम्हारे पापा इस हालत में हैं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। दूसरी बहन, घर जाओ और अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखना। दूसरी बहन कहती है, माँ तुम फिक्र मत करो पिंगान, चलो जल्दी घर चलते हैं। दूसरी बहन लिन पिंगन को दरवाजे की तरफ खींचने लगी। बाहर पहुंचकर लिन पिंगन एक चमचमाती नई साइकिल लेकर आया। लिन पिंगन कहता है, बैठो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। दूसरी बहन कहती है, पिंगान ये साइकिल कहाँ से आई? जिसकी भी है उसे फौरन वापस कराओ। लिन पिंगन कहता है, दूसरी बहन ये मैंने खरीदी है। बैठो, शाओ आन घर पर हमारा इंतजार कर रहा होगा। ये कोई मजाक नहीं था। ये देखकर दूसरी बहन साइकिल पर बैठ गई। खाने के एक ठेले के पास से गुजरते हुए लिन पिंगन ने 10 मीट बंस खरीदे। वैसे आमतौर पर ऐसे 3 बड़े बंस उसका पेट भरने के लिए काफी होते थे। लिन पिंगन कहता है, घर देर से पहुंचने का मतलब है कि खाना नहीं बनाना पड़ेगा। दूसरी बहन कहती है, पिंगन क्या हम सच में मीट बंस खा सकते हैं? लिन पिंगन कहता है, दूसरी बहन अब से हम रोज ऐसा ही खाना खाएंगे जब तक तुम मीट बंस खा खा कर बोर नहीं हो जाती। दूसरी बहन कहती है, मुझसे मजाक मत करो, तुम्हें हमारी हालत पता है। अच्छा होगा अगर तुम थोड़े पैसे बचा कर रखो। जब वे दोनों साइकिल से घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर लिन पिंगन गुस्से से फट पड़ा। आंगन में लिन श्या दर्द से चीख रहा था और दूसरी चाची उसके कान मरोड़ते हुए उसे गालियां दे रही थी। दूसरी चाची कहती है, कमीने, मैंने तुझे मुर्गियों को खिलाने के लिए केंचुए लाने को कहा था और तू सिर्फ इतने से लेकर आया और ऊपर से जुबान लड़ाता है। परिवार के बंटवारे का मतलब ये नहीं है कि अब तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा घर है, अगर तू यहाँ रहता है तो तुझे काम करना पड़ेगा, परजीवी कहिए। इस दौरान दादाजी और दूसरा चाचा आराम से मेज पर खाना खा रहे थे, बिना एक बार भी नजरें उठाए। लिन पिंगन दौड़ता हुआ अपनी साइकिल से उतरा और उसने दूसरी चाची को जोर से धक्का दिया। लिन पिंगन कहता है, यहाँ परजीवी कौन है? तुम लोग आराम से खाना खा रहे हो और मेरे भाई को पीट रहे हो। हमारा पहले ही बंटवारा हो चुका है, हर कोई अपना अपना काम करता है। लिन स्या जो केचुए ढूंढता है वो हमारी मुर्गियों के लिए भी काफी नहीं होते। मेरा परिवार तुम्हारा नौकर नहीं है। दूसरी चाची जोर का धक्का लगने से जमीन पर गिर पड़ी। वो गुस्से भरी आंखों से लिन पिंगन को घूरने लगी। आंगन में लिन के दादाजी ने अपनी चॉपस्टिक्स मेज पर जोर से पटकी। दादाजी कहते हैं, तो ये क्या कर रहा है? आज जो हुआ, क्या तुझे उस बात पर जरा भी शर्म नहीं है? लिन परिवार ने ऐसे लड़के को पाला है? बूढ़ा लिन गुस्से से हाँफ रहा था। दादाजी कहते हैं, दूसरे चाचा। लिन के दूसरे चाचा ने अपने भतीजे को गुस्से से देखा। लिन पिंगन ने उन्हें तिरछी नजर से देखा और सख्ती से कहा। लिन पिंगन कहता है, दादाजी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इज्जत करूं तो पहले आपको बड़ों जैसा बर्ताव करना होगा। आपने देखा कि दूसरी चाची मेरे भाई को मार रही थी। शाओ आन दर्द से चीख रहा था। उस वक्त घर के बड़े कहाँ थे? और अब जब मैं बीच बचाव कर रहा हूं तो आप मुझ पर बरस रहे हैं। बूढ़ा लिन अपने ही पोते से इस तरह की बातें सुनकर सीधे एक लोहे के औजार की तरफ बढ़ा जो एक कोने में पड़ा था। वह लिन पिंगन को मारने ही वाला था। लिन पिंगन ने उसे आते हुए देखा और हवा में ही उस औजार को कर लिया। लिन पिंगन कहता है, दादाजी जब आपने परिवार का बंटवारा किया था तो क्या आपने एक बार भी हमारे जीने मारने के बारे में सोचा था? मेरे पापा और भाई अस्पताल में हैं, क्या आपने एक बार भी उन्हें देखने जाने की जहमत उठाई? मेरे पापा भी तो आपके बेटे हैं। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? और अब आप मुझ पर अपना रौब झाड़ना चाहते हैं? क्या आप इसके लायक भी हैं? दादाजी कहते हैं, बदतमीज, तेरी अपने दादाजी से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने लोहे के औजार को जोर से अपनी तरफ खींचा, लेकिन लिन पिंगन के हाथों में वह टस से मस नहीं हुआ। बूढ़े का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दादाजी कहते हैं, योंग तू बुद्ध बनकर क्यों खड़ा है? तू देख रहा है कि तेरे बाप और तेरी बीवी पर हमला हो रहा है और तू बस खड़ा है। आ और इस बिगड़े हुए लड़के को सबक सिखाने में मेरी मदद कर। लिन योंग उठा और उसने लिन पिंगम को मुक्का जड़ दिया। लिन पिंगम ने तुरंत बूढ़े लिन को अपनी ढाल बना लिया। योंग का मुक्का सीधे बूढ़े लिन के शरीर पर लगा। बूढ़ा दर्द से कराहता हुआ मुड़ा और चिल्लाया। दादाजी कहते हैं, लिन तू किसे मार रहा है? अकल के अंधे, ये वो है या मैं हूं? मुझे चोट लगी है। लिन योंग कहता है, पापा मैं सच में आपको नहीं मारना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि आप बीच में आ जाएंगे। आप ठीक है? दादाजी कहते हैं, क्या अस्पताल में पहले से ही काफी लोग नहीं है? ऐसा लगता है तो अभी तक मरा नहीं है। पकड़ इसे। अगर मैंने आज इसे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम लिन नहीं। कमीने, आज मैं तुझे वह सजा दूंगा जो तेरे माँ बाप ने तुझे कभी नहीं दी। लिन पिंगन के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अपने पिछले जन्म में जब वो पूरे देश में व्यापार करता था तो अक्सर लोगों से उसकी भिड़ंत होती रहती थी, इसलिए उसने लड़ाई की कुछ तकनीकें सीख ली थी। उसने अपने चेहरे पर आने वाले मुक्के को चकमा दिया और अपने दूसरे चाचा को एक जोरदार लात रसीद कर दी। लिन योंग को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वह औंधे मुंह गिर पड़ा। दादाजी कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने दूसरे चाचा को मारने की? लिन योंग उठा और लिन पिंगन पर झपटा। लिन पिंगन ने पलटवार किया और कुछ ही मुक्कों और लातों में उसे जमीन पर सुला दिया।
लिन पिंगन कहता है, दूसरे चाचा, हमारे परिवारों का बंटवारा हो चुका है। आप ही थे जिन्होंने हमारे काम में टांग अड़ाई। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं आप लोग से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लूंगा। इतना कहकर लिन पिंगन अपनी दूसरी बहन और शाओ आन को लेकर वहां से चला गया। बूढ़े लिन और उसके बेटे को मार खाए नीले पड़े चेहरों के साथ वहीं छोड़कर अपने कमरे में वापस आकर दूसरी बहन ने वो बंस निकाले जो वह लाई थी। दूसरी बहन कहती है, शाओ आन, तुम्हें भूख लगी होगी, लो एक बन खा लो। शाओ आन कहता है, इस बन में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसके अंदर मीट भी भरा है। लिन पिंगम ने जल्दी से गर्म पानी ढूंढा लेकिन देखा कि थर्मस गायब था। शवान ने धीमी आवाज में अपनी गलती मानी, दूसरे भैया, ये मेरी गलती है, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए था, मैंने थर्मस खो दिया। लिन पिंगम कहता है, कोई बात नहीं, अगर वो खो गया है तो हम नया खरीद लेंगे, मेरे पास पैसे हैं, आराम से अपना बन खाओ। दूसरी बहन कहती है, ये जरूर दूसरी चाची का काम होगा, उसी ने लिया होगा, मैं जाकर उससे मांगती हूँ। लिन पिंगन कहता है, अगर तुम जाओगी भी तो वो अब तक उसे छुपा चुकी होगी, मैं कल नया ले आऊंगा। तीनों ने अपना खाना खत्म किया। फिर लिन पिंगन ने एक प्लास्टिक का थैला मेज पर रखा। दूसरी बहन कहती है, पिंगन, इस थैले में सुअर का चारा क्यों है? लिन पिंगन कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए शोर मत मचाना, अपने मुंह पर हाथ रख लो, एक आवाज भी नहीं आनी चाहिए। दोनों ने पूरे यकीन के साथ सिर हिलाया। लिन पिंगन ने ऊपर से चारा हटाया तो नीचे बड़े नोटों की एक गड्डी दिखाई दी। दूसरी बहन कहती है, बड़े भैया, इतने सारे पैसे, इससे हम कितने बंस खरीद सकते हैं और हम पापा की बीमारी का इलाज भी करा सकते हैं। तीनों एक पल के लिए खुशी से झूम उठे, फिर चिंता वापस आ गई। दूसरी बहन कहती है, सही कहा, हम इतने सारे पैसे कहाँ छुपाएंगे? वो डायन, दूसरी चाची, जरूर हमारे सामान की तलाशी लेने आएगी। लिन पिंडन कहता है, कल मैं सेक्रेटरी सांग से मिलने जाऊंगा, मैं उनसे घर बनवाने में हमारी मदद करने के लिए कहूंगा। मैं उन्हें 500 दे दूंगा, बाकी के 1500 मैं कल बैंक में जमा करा दूंगा। दूसरी बहन कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। इस प्लास्टिक के थैले के साथ अगर तुम न बताओ तो कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता कि इसके अंदर पैसे हैं। लिन पिंगन ने शाओआन को प्यार से देखा। लिन पिंगन कहता है, शाओआन, कल तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए एक स्कूल बैग और कापियां लाएगा, तुम भी स्कूल जाओगे। शाओआन कहता, सच में? दूसरे भैया, मैं स्कूल जाऊंगा। अगले दिन सुबह जल्दी लिन पिंगन गांव के सेक्रेटरी सांग के पास पहुंचा। सेक्रेटरी सांग अपने घर पर ही थे। उसे देखकर उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। सेक्रेटरी सांग कहते हैं, पिंगन, तुम्हारे पापा कैसे हैं? लिन पिंगम कहता है, वो बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। सेक्रेटरी सांग, आज मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। सेक्रेटरी सांग कहते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी सांग को सब पता है। ये लो, ये 50 युआन रखो, इन्हें अपने पापा के इलाज में लगाओ। तुम्हारे दादाजी ने सच में बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन तुम्हारे पिता की बीमारी का इलाज होना चाहिए। मैं गांव वालों से बात करूंगा कि हर कोई अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा योगदान दे। तुम्हारा एडमिशन सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में हुआ है, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। लिन पिंगन कहता है, सेक्रेटरी सांग, मैं पैसे उधार लेने नहीं आया हूँ, मेरे पापा के ऑपरेशन का खर्चा पहले ही भर दिया गया है। अस्पताल में एक बहुत भले इंसान ने हमें पैसे उधार दिए हैं। लिन पिंगन ने पैसे सेक्रेटरी को वापस कर दिए। सेक्रेटरी सांग कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि उसने बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगा होगा। लिन पिंगन कहता है, क्या वो गारमेंट फैक्ट्री के डायरेक्टर नहीं है? उन्होंने बस हमारी मजबूरी देखी और मदद करना चाहिए। उन्होंने मुझे 1000 युआन उधार दिए हैं, हमारे पास अभी 500 बचे हैं। मेरे पापा और माँ ने कहा है कि पुराना घर अब रहने लायक नहीं है और वो चाहते हैं कि आप एक नया घर बनवाने के लिए मजदूर ढूंढने में हमारी मदद करें। सेक्रेटरी सांग कहते हैं, मैं समझ गया। गारमेंट फैक्ट्री के डायरेक्टर, मैं उन्हें नहीं जानता, वो हमारी काउंटी के एक भले इंसान है। ये 500 युआन अपने पास रखो, मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा और वो बहुत शानदार होगा। सेक्रेटरी सांग ने हंसते हुए पैसे ले लिए और मदद का वादा किया। लिन पिंगन घर वापस आ गया। लिन पिंगन कहता है, जब हम खाना खा लेंगे तो मैं गांव जाकर काम ढूंढूंगा। दूसरी बहन कहती है, मैं अस्पताल जाकर आई हूँ। वो कैसे हैं? भले ही तुम्हारे पास इतने पैसे हों पिंगन, लेकिन खर्चे भी बहुत हैं, हमें और पैसे कमाने होंगे, और वो भी जल्दी। लिन पिंगन कहता है, बड़ी बहन, आज मेरे साथ चलना, हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। दूसरी बहन कहती है, मुझे बताओ क्या करना है, जब तक ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है हम करेंगे। लिन पिंगन ने वो सामान निकाला जिसका इस्तेमाल वो पहले मछली पकड़ने के लिए ब्लास्ट करने वाले डेटोनेटर बनाने में करता था। उसने अपनी बड़ी बहन और छोटे भाई को पड़ोसी से मछली पकड़ने वाले जाल और एक ठेला लाने को कहा, और जब सब कुछ तैयार हो गया तो वे तीनों नदी की तरफ चल पड़े। दूसरा चाचा बड़बड़ाता है, कमीने कहीं के, ये घर से बाहर ही क्यों नहीं मर जाते ताकि कभी लौट कर ही ना आए। उस आदमी ने उन्हें गुस्से से दूर जाते हुए देखा। जब वह मुड़ा तो उसकी नज़र एक कोने में चमकती हुई नई साइकिल पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। दूसरा चाचा सोचता है, ये चीज़ कहाँ से आई?
कहीं लिन पिंगन ने इसे चुराया तो नहीं? उसके पास साइकिल खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ ताकि वो जेल में सड़े। कमीने लड़के, जेल जाने के लिए तैयार हो जा। लिन का चाचा गुस्से से साइकिल के ताले को घूर रहा था। वह पुलिस स्टेशन जाकर उसकी शिकायत करने के लिए बड़े बड़े कदम उठाता हुआ काउंटी टाउन की ओर निकल पड़ा। दूसरी तरफ नदी पर जी तोड़ मेहनत कर रहे तीनों भाई बहनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि घर पर क्या हो रहा है। वे खुशी खुशी धमाकों से मछलियां पड़ रहे थे और उन्हें इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने चारों जाल लबालब भर लिए और फिर घर की तरफ चल दिए। तीनों का दिल खुशी से भरा हुआ था। तभी अचानक गांव के एंट्रेंस पर बूढ़ी वांग ने उनका रास्ता रोक लिया। बूढ़ी वांग कहती है, पिंगन, क्या तुमने किसी की साइकिल चुराई है? जल्दी करो, पुलिस तुम्हारे घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। लिन पिंगन कहता है, क्या हुआ दादी, पुलिस हमारे घर क्यों आई है? बूढ़ी वांग कहती है, तुम्हारा दूसरा चाचा वो शहर के पुलिस स्टेशन गया था ये बताने के लिए कि पिंगन ने एक साइकिल चुराई है और उसे आंगन में छिपा रखा है। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए घर पर इंतजार कर रही है। जल्दी करो। तुम्हारा दूसरा चाचा सच में बहुत बुरा इंसान है। वो सच में पिंगन को जेल भेजना चाहता है। लिन पिंगन कहता है, हमें बताने के लिए शुक्रिया दादी, ये साइकिल चोरी की नहीं है, ये मैंने खरीदी है। मैं पुलिस को सब समझा दूंगा। लिन पिंगन ने ठेला उठाया और आगे बढ़ गया। बूढ़ी वांग उसे इतना कॉन्फिडेंट देखकर थोड़ी आश्वस्त हुई और वह भी उनके घर की तरफ चल दी। आंगन में कदम रखते ही दूसरी चाची गुस्से में बाहर आई और उसने लिन पिंगन का हाथ कसकर पकड़ लिया। दूसरी चाची कहती है, इंस्पेक्टर साहब, यही है वो, इसी ने साइकिल चुराई है और उसे यहाँ लाया है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लिन पिंगन कहता है, इंस्पेक्टर साहब, ये साइकिल मैंने खरीदी है, चुराई नहीं है। दूसरी चाची कहती है, तूने खरीदी है? किसे बेवकूफ़ बना रहा है? तेरे पास पैसे हैं, तू अपने बाप और भाई के अस्पताल का बिल भी नहीं भर सकता और तेरे पास साइकिल खरीदने के पैसे आ गए? इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए और जेल में डाल दीजिए। लिन पिंगन कहता है, दूसरी चाची, मेरे पिता आपके बेटे की वजह से घायल हुए हैं, आपने एक पैसा भी नहीं दिया। आपने दादाजी को हमें परिवार से बेदखल करने के लिए उकसाया और अब आप चाहती हैं कि यह इंस्पेक्टर मुझे गिरफ्तार कर ले। आखिर आप चाहती क्या है? दूसरी चाची को कुछ अनहोनी की आशंका हुई, लेकिन पुलिस वहां मौजूद थी। साइकिल चोरी की हो या ना हो, इस लड़के को कबूल करना ही होगा। इंस्पेक्टर कहता है, अगर तुम कहते हो कि यह साइकिल चोरी की नहीं है तो इसकी रसीद कहाँ है? लिन पिंगन कहता है, मेरे पास रसीद है, मैंने कल ही इसे स्टोर से खरीदा है। लिन पिंगन ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला। उसे याद था कि उसने रसीद वहीं रखी थी, लेकिन उसने बहुत ढूंढा, वहां से सिर्फ कुछ युआन ही निकले। उसने अपनी दूसरी जेबें भी चेक की, वहां भी कुछ नहीं था। लिन पिंगन कहता है, माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, शायद जब मैंने कुछ और निकाला था तब वह गिर गई होगी, लेकिन मैंने सच में यह साइकिल खरीदी है। लिनसिया कहता है, इंस्पेक्टर अंकल, मैं बड़े भैया झूठ नहीं बोल रहे, साइकिल चोरी की नहीं है, मेरे दूसरे भैया ने उसे नहीं चुराया। इंस्पेक्टर कहता है, तुम कहते हो कि ये चोरी की नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कोई रसीद भी नहीं है, बिना रसीद के ये चोरी ही है और तुम अभी भी बहस कर रहे हो, इसे ले चलो। दूसरी बहन कहती है, आप पिंगान को नहीं ले जा सकते, हमारे पास पैसे हैं। लिन पिंगान ने अपनी बहन को रोक दिया। लिन पिंगम कहता है, मुझे पता है कि मेरी दूसरी चाची हमें चैन से जीने नहीं देगी। मेरे पिता और बड़े भाई अस्पताल में हैं, यहाँ तक कि एक अजनबी को भी हम पर तरस आ गया और उसने हमें पैसे उधार दिए, और ये जो हमारे अपने खून हैं मुझे जेल भेजना चाहते हैं। सोने की बिक्री की रसीद के बारे में वह नहीं बता सकता था। उस जमाने में सोने को ना तो खरीदा जा सकता था और ना ही बेचा। अगर वह ये बात बताता तो सच में गिरफ्तार हो जाता। कोऑपरेटिव का वाउचर खो चुका था। लिन पिंगन कहता है, लेकिन पड़ोसी गांव के साओ शावेन और सुनबिन ने मुझे साइकिल खरीदते हुए देखा था, वो गवाही दे सकते हैं। इंस्पेक्टर लिन पिंगन को घूर रहा था, ये परखने की कोशिश करते हुए कि क्या वह सच बोल रहा है। ये जानकर कि वहां गवाह मौजूद थे, वह उसे पड़ोसी गांव ले जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी वक्त साओ शावेन के घर के आंगन में काफी गहमा गहमी थी। ये वह दिन था जब सुनबिन सगाई के तोहफे लेकर आने वाला था। साओ शावेन के पिता साओ लाओ पुलिस वालों को अपनी वर्दी में आते देख घबरा गए और दौड़कर उनका स्वागत करने लगे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। साओ लाओ कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, क्या मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कुछ गलत किया है जो आप लोग यहाँ तक आए हैं? इंस्पेक्टर कहता है, घबराइए मत, हम साओ शावेन और सनबिन से मिलने आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या कल उन दोनों ने लिन पिंगन को कोऑपरेटिव में साइकिल खरीदते हुए देखा था? साओ शावेन कहती है, इंस्पेक्टर साहब, ये सच है, हम कोऑपरेटिव में थे और हमने लिन पिंगन को साइकिल खरीदते हुए देखा था। हमारा इससे क्या लेना देना है? सनबिन कहता है, हाँ, इससे हमारा क्या वास्ता? दूसरी चाची कहती है, उसने जो साइकिल खरीदी उसका उसके पास कोई वाउचर नहीं था, ये हो ही नहीं सकता। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? एक साइकिल की कीमत 160 युआन से ज़्यादा है।
उसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कि तुम लिन पिंगन से शादी करना चाहती हो और तुम उसे बचाने के लिए इस तरह झूठ नहीं बोल सकती। लिन पिंगन से शादी की बात सुनकर वो और भी घबरा गई। साओ शाओलिन कहती है, किसने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ? मैं सुनबिन से शादी करने वाली हूँ। तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। इंस्पेक्टर को इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि वो इतने सारे पारिवारिक मामलों में उलझ जाएगा, लेकिन उसे वो जानकारी मिल गई थी जो वो चाहता था, इसलिए उसने इस बहस को खत्म करने के लिए बीच बचाव किया। इंस्पेक्टर कहता है, बस बहुत हो गया, मामला साफ है। लिन बिंगन ने साइकिल नहीं चलाई है, कोई अपराध नहीं हुआ है। अगर कोई और बात नहीं है तो हम चलते हैं। पुलिस को वापस जाते देख दूसरी चाची घबरा गई। दूसरी चाची कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है लिन पिंगन का पैसा भी चोरी का है। मैं उस पर चोरी का इल्जाम लगाना चाहती हूँ। ठीक उसी वक्त गांव के सेक्रेटरी सैंग पसीने से लथपथ दौड़ते हुए वहां पहुंचे। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।